एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग वांगजी को शॉक के ऊपर शॉक देता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग वांगजी के रूम में बैठा स्केच कर रहा होता है, तभी वहाँ पे वांगजी की एंट्री होती है। वांगजी अभी बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन आज वो थोड़े बेचैन भी होते हैं। वो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो विंग को देखते हैं जो कि पीसफुली अपना सारा ध्यान अपने ड्रॉ पे लगाया हुआ होता है। वांगजी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग ये सब क्या है? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? विंग वांगजी की वॉइस सुन के अपने हाथ रोक लेता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो स्टिल अपने स्केच को ही देख रहा होता है। तो वांगजी बोलते हैं, तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये सब क्या है विंग? आखिर तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो? विंग अब अपने पेंसिल को नीचे रख देता है और वो एक हल्की सी स्माइल करता है। वो उठ के खड़ा होता है, वांगजी को देखता है। वांगजी भी विंग को देखते हैं। विंग आज बहुत शांत दिख रहा होता है। उसके चेहरे पे आज एक सुकून होता है। आज वो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं होता है, ना ही परेशान होता है। ये देख वांगजी को बहुत झटका लगता है। वो बहुत हैरान हो जाते हैं। विंग एक कोल्ड सी स्माइल करता है और बोलता है, मिस्टर लैन, आप इतने हैरान क्यों दिख रहे हैं? ये कोर्ट का नोटिस है। आप वेल एजुकेटेड है, इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? तो वांगजी बोलते हैं, विंग मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन क्यों? आखिर ये सब करके तुम्हें हासिल क्या होगा? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं मेरे बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए विंग। तुम क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो? विंग को ये सुन के हंसी आ जाती है। वो स्माइल करता है और बोलता है, बच्चा, आपका बच्चा? सच में मिस्टर लैन, क्या आपको याद भी है कि उस नाइट क्या हुआ था? आपको होश था उस दिन कि आप क्या कर रहे हैं? उस दिन मैं था जो होश में था। आपने मुझसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे पसंद करते थे या मुझसे प्यार करते थे। आपने मुझसे शादी बदला लेने के लिए किया था और वो आपने मुझसे ले लिया। तभी तो आपने मुझे डिवोर्स दे दिया और मुझे बोला कि मैं आपके घर को छोड़ के चला जाऊं। तो मैं वही तो कर रहा हूँ, आपके घर को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर आप मुझे अब क्यों रोक रहे हैं? क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? वांगजी विंग की बात सुन के बहुत हैरान, बहुत सरप्राइज। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विंग वांगजी को जवाब देगा, और उसका टोन जो कि सीधा वांगजी के दिल पे असर कर रही होती है, वो उन्हें तीर की तरह चुभ रही होती है। विंग वांगजी को देख के स्माइल करता है। तो वांगजी बोलते हैं, तुम मुझसे बदला ले रहे हो है ना? तुम ये सब कुछ जान कर रहे हो ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं मेरे बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए ना? विंग को ये सुन के अगेन हंसी आ जाती है। वो हंसता है और बोलता है, बदला? मिस्टर लैन, ये आपकी डिक्शनरी में है, मेरी नहीं। मैं बदले में विश्वास नहीं करता। अगर हम इंसान ही आपस में बदला लेने लगे तो फिर इस दुनिया से प्यार का नामो निशान मिट जाएगा। गलतियां इंसान से होती है मिस्टर लैन, और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ किया जाता है, ना कि उससे बदला लिया जाता है। अगर हम यूं ही बदला लेते रहे तो आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई रिश्ता बचेगा? हमें भगवान ने इस धरती पे बदला लेने के लिए नहीं भेजा है, जीने के लिए भेजा है, प्यार करने के लिए भेजा है, रिश्ते बनाने के लिए भेजा है। लेकिन शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसके मायने भी नहीं पता। आपको तो बस इतना ही आता है, बदला लेना। बट सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने हक के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरा जो कुछ था सब आपने छीन लिया, क्योंकि मैं आपका गुनहगार था। आपको मुझसे बदला लेना था, आपने ले लिया। और रही बात इस बच्चे की, तो ये बच्चा मेरा है। आप भूलिए मत कि आपने शादी मुझसे प्यार की वजह से नहीं किया था, और ना ही पसंद की वजह से। आपने मुझे डिवोर्स भी दे दिया। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अब ना मेरा कोई हक है आपकी लाइफ पे, और ना ही आपका कोई हक है मेरे लाइफ पे। तो अब आप अपनी दुनिया में खुश रहिए और मुझे मेरी दुनिया में खुश रहने दीजिए। मैं आपकी कही हुई बात ही मान रहा हूँ। आपने कहा था कि मैं आपसे दूर चला जाऊँ, आपके घर को छोड़ दूँ। अब मैं वही कर रहा हूँ। और रही बात इस बच्चे की, तो ये बच्चा तो मैं नहीं दूंगा,
क्योंकि ये बच्चा सिर्फ मेरा है, ये मेरे अंदर है, इस पे पूरा हक सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। तो अब जो मेरा है मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यही अब मेरी जीने की वजह है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ है। वांग जी ये सुन के चुप पड़ जाते हैं। वो विंग को ही देखने लगते हैं। विंग की हर बात वांग जी को सोचने पे मजबूर कर देती है। उनके पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। वो थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं, इसका मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम इस घर से जाओगे, तुम मुझसे दूर जाओगे। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, आपसे दूर? मैं आपके करीब कब था मिस्टर लैन? आपने मुझे अपने करीब रखा कब, जो मैं अब आपसे दूर चला जाऊंगा? मैं तो शुरू से ही आपसे दूर था। अब मैं बस अपनी सही जगह पे जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ रह के घुटना नहीं चाहता, क्योंकि जब जब मैं आपको देखता हूँ मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता है, मुझे बहुत दुख होता है और अब मैं अपने सारे दुख को भुलाना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? तो विंग बोलता है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं भी उम्मीद करता हूँ। मुझे पता है आपने बोला था कि दुनिया का कोई भी लॉ और कानून आपके रास्ते में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मैं आजमाना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है, एक भरोसा है कि कानून न्याय जरूर करेगा। और मिस्टर लैन, आपको मेरी शर्त याद होगी, आप मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने वो हक खो दिया है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब अब कोर्ट रूम में ही मिलेगा। सी यू इन द कोर्ट मिस्टर लैन। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पैर मुड़ जाते हैं, वो गिरने वाला होता है, लेकिन वांग जी उसे होल्ड करते हैं और बोलते हैं, संभल के। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो उनसे अलग होता है और बोलता है, वही सीख रहा हूँ मिस्टर लैन, संभल जाऊंगा। वो इतना बोल के वांग जी से खुद को छुड़ाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी को वहाँ हैरान परेशान छोड़ के वो बस विंग को जाता हुआ ही देख रहे होते हैं। उनका माइंड अभी पूरा ब्लॉक हो चुका है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोले, क्या करे, कहाँ जाए। वो अभी के डेट में बहुत ही परेशान होते हैं। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट रूम का माहौल बहुत टेंस है। वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दोनों के लॉयर्स भी अपनी जगह ले चुके हैं। जज केस की सुनवाई शुरू करने वाला है। वांग जी का लॉयर बहुत नर्वस है, क्योंकि विंग का लॉयर वो पर्सन है जिससे वो थोड़ा सा डरता है, क्योंकि वो उसका भी बाप है। ये एक समय पे चिन लियो का असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा लॉयर बन चुका है, और एक ऐसा लॉयर जो कभी कोई केस नहीं हारता। इसी से हारने का डर चिन लियो को था, और अब वो उसी के सामने बैठा है। इस बात से वांग जी का लॉयर बहुत घबराया हुआ है। वांग जी भी बहुत नर्वस है। आज पहली बार वो बहुत कमजोर फील कर रहे होते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं। विंग अभी हमारा बहुत शांत बैठा है। तभी जज बोलता है, मिस्टर विंग और मिस्टर लैन वांग जी के बीच बच्चे की कस्टडी का मामले का आप मुद्दे रख सकते हैं। दोनों वकील उठ के खड़े होते हैं, अपना सर झुकाते हैं, और वांग जी का लॉयर पहले अटैक करता है। वो अंदर से तो बहुत घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है, माय लॉर्ड, ये सच है कि मिस्टर विंग एक अच्छे इंसान है, मगर सिर्फ एक अच्छे इंसान होने से एक बच्चे की परवरिश नहीं होती। उनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक सेटल लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं। एक बच्चे को सिर्फ प्यार नहीं, एक सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ भी जरूरी होती है। मेरे क्लाइंट मिस्टर वांग जी के पास नाम, पैसा और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। वो अपने बच्चे को एक बेहतरीन फ्यूचर दे सकते हैं, जबकि मिस्टर विंग के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। ये सुन के विंग का लॉयर मोरेन एक स्माइल करता है। वो चिन लियो की तरफ देखता है, एक ब्राइट सी स्माइल करता है और बोलता है, मिस्टर चिन लियो, आपके कहने का क्या मतलब है कि एक बच्चे की परवरिश सिर्फ पैसों के आधार पे होती है? तो इस हिसाब से तो कोई भी गरीब इंसान के पास बच्चे ही नहीं होंगे, वो तो बेऔलाद हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो सिर्फ रिच परिवारों के पास जाएंगे, है ना? ये सुन के कोर्ट रूम के अंदर थोड़ी हलचल हो जाती है। सब लोग को हंसी आने लगती है। जज ये देखता है, वो अपना हथौड़ा बजा देता है। मोरेन स्माइल करता है और बोलता है, अगर मिस्टर चिन लियो को लगता है कि मेरे क्लाइंट के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये एक आउटडेटेड आर्गुमेंट होगा। मिस्टर वेइंग बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। वो एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है, और ना सिर्फ फैशन डिजाइनर,
अब वो एक सुपरस्टार के पर्सनल डिजाइनर भी है। उन्हें उनके काम की मुंह मांगी रकम दी जाती है। उनके पास अब बहुत पैसा है। वो फाइनेंशियली अब स्ट्रांग हो चुके हैं और वो अपने बच्चे को अब एक सिक्योर फ्यूचर दे सकते हैं। ये सुन के चिनलियो थोड़ा नर्वस हो जाता है। वांग जी की आंखें भी थोड़ी सरप्राइज और गिल्ट से भर जाती है। उन्हें लगा था कि विंग बहुत ही कमजोर है, लेकिन यहाँ पे वो गलत साबित हो गए। विंग अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। उन्होंने ये सोचा क्यों नहीं कि विंग पहले खुद को सेटल करेगा तो ही तो उन पे वार करेगा। उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विंग ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। मोरेन अब विंग की तरफ देखता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट एक इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल पिता है। जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी उसके पास उसका टैलेंट और उसका प्यार भरा दिल था। वो सबसे प्यार करता है। वो प्यार से रिश्ते निभाने पे विश्वास करता है। वो प्यार देने पे विश्वास करता है और वो अपने बच्चे को एक बेहतर लाइफ के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी दे सकता है। और एक बच्चे को सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है माय लॉर्ड। वो प्यार से ही बड़े होते हैं, पैसों से नहीं। पैसों से सिर्फ कुछ जरूरतें पूरी होती है और मेरे क्लाइंट के पास बहुत ज्यादा पैसा है। सॉरी टू से ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो इंसान मुझ जैसे लॉयर को हायर कर सकता है वो अपने बच्चे को एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। चिनलियो सुन के अपना ही सलाइवा गल्प कर जाता है। उससे बहुत घबराहट होने लगती है। उसके माथे पे तो पसीना भी आने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत हैरान होता है। वो फिर जज की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन एक बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का साथ होना बहुत जरूरी होता है माय लॉर्ड। ये तो सभी मानते हैं ना। मोरेन ये सुन के फिर से हंसता है और बोलता है, तो मिस्टर लैन वांग जी ने क्यों डिवोर्स दिया? उन्हें नहीं देना चाहिए था ना। उनको इतनी जल्दी क्यों थी, जब अगर सच में दोनों का होना जरूरी है। अब मिस्टर लैन वांग जी ने मेरे क्लाइंट मिस्टर विंग को डिवोर्स दे दिया है। इनफैक्ट उन्होंने फोर्सफुली डिवोर्स दिया है। मेरे क्लाइंट मिस्टर लैन वांग जी से डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे। वो उनसे प्यार करते थे। मिस्टर लैन वांग जी ही मेरे क्लाइंट विंग से प्यार नहीं करते। तो अब वो किस आधार पे बच्चे पे अपना दावा कर सकते हैं? ये बच्चा पूरी तरीके से मेरे क्लाइंट विंग का है और इन पे सिर्फ उन्हीं का हक है, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है और ये बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है। ये मेरे क्लाइंट के अंदर है, तो इस बच्चे पे पूरा अधिकार मेरे क्लाइंट का है और मेरा क्लाइंट अपने बच्चे को एक बेहतरीन फ्यूचर और बहुत सारा प्यार दे सकता है और अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो दूसरी शादी भी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को इससे ज्यादा और भी कुछ चाहिए। ये सुन के चिनलियो चुप पड़ जाता है, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वांग जी भी बहुत शांत पड़ जाते हैं। उन्हें अब अंदर से यह महसूस हो चुका है कि वो हार रहे हैं। अभी वो शायद नहीं जीतेंगे। वो अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। उनकी आंखें भर आती है। उन्हें बहुत डर लगने लगता है। उन्हें बहुत बेचैनी हो रही होती है। मोरेन चिनलियो की ऐसी हालत देख स्माइल करता है और बोलता है, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर विंग ये डिवोर्स नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये डिवोर्स मिला है। वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात से बहुत झटका लगा है और उनकी प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया है कि उन्हें मेंटली पीस की जरूरत है। उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, जो कि अब वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ रह के नहीं पा सकते हैं। जब तक वो अपने एक्स हस्बैंड के पास रहेंगे, साथ रहेंगे, तब तक वो मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे और उन्हें अभी मेंटली पीस की जरूरत है। इसीलिए मेरा क्लाइंट अपने एक्स हस्बैंड के घर से जाना चाहता है। तो मैं कोर्ट से ये अपील करूंगा कि मेरे क्लाइंट को अब फ्रीडम दी जाए। वैसे भी उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है। उन दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे क्लाइंट को अब पूरी आजादी मिल जानी चाहिए। वो अपने बच्चे के साथ जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है और आराम से रह सकता है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता है। मैंने कोर्ट में सारे सबूत पेश कर दिए हैं। जज ये सुन के विंग की तरफ देखता है, फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, कोर्ट में सभी सबूत और आर्गुमेंट सुनने के बाद ये फैसला दिया जाता है कि मिस्टर विंग एक कैपेबल गार्डियन है। बच्चा उनके साथ रहेगा। लेकिन मिस्टर लैन वांग जी, आपकी भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कोर्ट करती है। आपको भी एक मौका दिया जाएगा। आपका एक्स पार्टनर, जो कि अब आपके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे मेंटली पीस की जरूरत है,
तो कोर्ट इस बात को समझती है, लेकिन साथ साथ वो आपकी फीलिंग्स को भी समझती है। आप एक पिता होने के नाते अपने बच्चे का देखभाल करना चाहते हैं, तो कोर्ट आपको ये आदेश देती है कि अब से मिस्टर विंग आपके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि आप अगर चाहें तो मिस्टर विंग के साथ रह के अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन आप मिस्टर विंग पे अपना कोई अधिकार नहीं जता सकते हैं, ना ही आप उन्हें हाथ लगा सकते हैं। सिर्फ आप उनके साथ रह के अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, एक गेस्ट की तरह, और वो भी अगर मिस्टर विंग चाहे तो। ये सुन के तो वांग जी के होश उड़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कोर्ट रूम में एक अजीब सा साइलेंस फैल जाता है। जज विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर विंग, क्या आप सच में मिस्टर लैन वांग जी के साथ नहीं रहना चाहते हैं? विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, माय लॉर्ड, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मैंने अपने दम पे जीना सीख लिया है। मैं सिर्फ अपना बच्चा चाहता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, और मैं ये वादा भी करता हूँ कि मैं मेरे बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा, मैं उसके लाइफ में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो जज बोलता है, लेकिन मिस्टर लैन वांग जी, जो कि इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर है, तो आपको नहीं लगता कि इस बच्चे पे उनका भी हक है? अगर वो अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए, आप उनसे उनका हक भी नहीं छीन सकते। विंग ये सुनकर चुप पड़ जाता है, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो जज बोलता है, मिस्टर विंग, कोर्ट आप दोनों को एक मौका दे रही है। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, आप लोग अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी आप दोनों को लगे कि नहीं, आप दोनों ये रिश्ता नहीं चाहते, तो इस बच्चे के आ जाने के बाद कोर्ट एक बार फिर से अपना फैसला सुनाएगी, और उसी समय डिसाइड होगा कि बच्चे की कस्टडी किसे दी जाएगी। फिलहाल ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन कोर्ट आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये फैसला आपके हक में सुनाती है। आप मिस्टर लैन वांग जी के घर से जा सकते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहें, लेकिन साथ साथ अगर मिस्टर लैन वांग जी आपसे ये बोलते हैं कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपको भी उन्हें एक मौका देना होगा, लेकिन वो आपसे दूर रहेंगे, वो आप पे अपना कोई अधिकार नहीं जताएंगे। वो सिर्फ एक मेहमान की तरह आपके साथ रह के बच्चे की देखभाल करेंगे, वो आपके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा करने की सोची तो उन पे मुकदमा दायर होगा और उन्हें सजा भी मिल सकती है। ये सुन के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। जज इतना बोल के अपना हथौड़ा बजा देता है। सब लोग अब उठ के खड़े हो जाते हैं, जज भी वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो अब पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि उनके साथ ऐसा भी कुछ होगा। वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उनकी आंखें पूरी आंसुओं से भर जाती है, वो भी बहुत बेचैन होते हैं। सब लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं। लैन किरण की नजर वांग जी पे जाती है। वो अपने बेटे को ऐसे देख के दुख तो उन्हें होता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इसमें सारी गलती वांग जी की है। वो वांग जी को अवॉइड करके वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। विंग अपने लॉयर से हाथ मिलाता है और उसे थैंक यू बोलता है। मॉरिन भी स्माइल करता है और बोलता है, ये मेरी ड्यूटी थी। मैं जब कोई केस हाथ में लेता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ एक होता है, अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाना। मैंने बस मेरा काम किया है और इसकी मुझे अच्छी खासी रकम भी मिली है, तो आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े एक कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। मोरिन अब वहाँ से चला जाता है तो लैनी बोलती है, विंग, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें इंसाफ मिला। वो इतना बोल के विंग को हग कर लेती है। विंग भी बहुत खुश होता है। फिर वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी भी अपनी जगह से उठ के बाहर आते हैं। उन्हें बिल्कुल होश नहीं होता है, उनके दिमाग में जज की कही हुई बातें ही गूंज रही होती है। आप मिस्टर विंग के साथ गेस्ट बन के रह सकते हैं। ये शब्द वांग जी को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही होती है। वो बेसुध होके कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं। लैन किरण वहीं रुके हुए होते हैं। वो वांग जी को देख उनके पास जाते हैं। वो उनके सामने खड़े होते हैं, एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मिल गया सुकून, यही चाहते थे ना तुम। मुझे तुम पे आज गुस्सा नहीं वांग जी, तरस आ रहा है, बहुत दया आ रही है आज तुम पे। तुम दुनिया के वो पहले इंसान हो जिसने अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। मुझे सच में ताज्जुब हो रहा है वांग जी कि तुम मेरे बेटे हो। क्या तुमने मुझसे यही सीखा? क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे लिए काम और परिवार दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है? मैं जितने अपने काम को इम्पोर्टेंस देता हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने रिश्ते को देता हूँ।
तुम्हारी मॉम को देता हूँ। आज अगर तुम्हारी मॉम ये दावा करे कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहती है तो मैं उससे एक बार भी सवाल नहीं करूँगा, हंस के तुम्हें उससे दे दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा हक उसका है। उसने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा है। मेरा तो कोई राइट नहीं है तुम पे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारी मॉम तुम पे गुस्सा करती थी, लेकिन मैं चुपके भी तुम्हारा साथ देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा बेटा सही है, वो हमेशा सही करेगा। लेकिन तुमने आज मुझे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। लेकिन मुझे अब इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अब खुद मिलेगी। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं बस तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हें इतनी हिम्मत मिले जो तुम अपनी गलतियों का सामना कर सको। वांग जी ये सुन के अपने डैड को देखते हैं। लैन किरण स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी की आंखों से आज पहली बार आंसू नीचे गिर ही जाते हैं। वो अब तक कभी नहीं रोए, लेकिन आज पूरे 1 साल बाद वो रोए हैं। वो भी अब वहाँ से चले जाते हैं। सिचन वांग जी के पीछे आते हैं, लेकिन वांग जी पहले ही निकल जाते हैं। सिचन भी पीछे जाने लगते हैं, जब तक चैंग सिचन के सामने आ जाता है। चैंग को देख के सिचन रुक जाते हैं। चैंग अभी थोड़ा गुस्से में होता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है। वो फाइल वो सिचन को बढ़ाता है और बोलता है, ये लीजिए। तो सिचन बोलते हैं, क्या है ये? तो चैंग बोलता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने मिस्टर लैन के साथ साइन की थी, लेकिन अब मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। ये सुन के सिचन बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये क्या मजाक है? तो चैंग बोलता है, ये मजाक नहीं, ये सच है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जिसके अंदर दिल ही ना हो। उस इंसान ने मेरे भाई को हर्ट किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर लैन की सोच इतनी छोटी होगी। ऐसी छोटी सोच वाले के साथ मुझे काम नहीं करना है। मुझे पता है इस बात से मिस्टर लैन हम पे केस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मंजूर है, आप लोग बिंदास केस कीजिए। लेकिन अब जियांग कंपनी लैन के साथ काम नहीं कर सकती। सिचन ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, बट मिस्टर चैंग, आपको नहीं लगता ये गलत होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो चैंग बोलता है, सॉरी मिस्टर सिचन, लेकिन हमने फैसला ले लिया है। इसका खामियाजा जितना भी होगा हम भुगत लेंगे, लेकिन अब हम इस प्रोजेक्ट पे आगे एक साथ काम नहीं कर सकते। वो इतना बोल के जाने लगता है। तो सिचन बोलते हैं, चैंग। सिचन के मुंह से अपना ये नाम सुन के चैंग रुक जाता है। वो पलट के सिचन की तरफ देखता है। सिचन चैंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम समझने की कोशिश करो, ये गलत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चैंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, सिचन, मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था कि जब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैंने किसी गलत इंसान को पसंद कर लिया है। तुम उस इंसान के असिस्टेंट हो जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी शायद उसी की तरह हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारा पीछा भी छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें जितना परेशान किया उसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा और न ही तुम्हारा पीछा करूँगा। तुम मुझे सच में बहुत पसंद आए थे। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन अब मैं अपने दिल को समझा लूंगा। अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, और जितना मैंने तुम्हें परेशान किया उसके लिए मुझे माफ करना। आई एम रियली सॉरी। वो इतना बोल के स्माइल करता है, लेकिन उसकी आंखें भर आई हुई होती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। सिचन को ये देख के थोड़ा हर्ट होता है। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन उससे पहले ही चैंग वहाँ से चला जाता है। सिचन बस देखते ही रह जाते हैं। सुयांग सिचन के पास आता है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, सिचन, वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भी सर से अग्री नहीं करता। सर ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है। उन्हें विंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग कितना अच्छा है, वो सर से प्यार भी करता है, लेकिन सर ने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इस बात से मैं भी डिसअपॉइंट हूँ सर से। मैंने उन्हें अपना रोल मॉडल समझा था, मैं उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे छोटी सोच होगी अगर मैं उनके जैसा बनूं। मैं उनके जैसा कभी नहीं बनना चाहता। मुझे विंग की तरह बनना है। मैं भी अब सर के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या तुम ये बात सर को बोल दोगे? मैं भी इस जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ। ये सुन के सिचन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, सुयांग, ये तुम क्या कह रहे हो? सुयांग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, सॉरी सिचन, बट मुझसे अब ये नहीं होगा। मैं हमेशा तुमसे जेलस होता था। मैं चाहता था कि मैं सर के ज्यादा करीब रहूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं,
मुझे उनके करीब नहीं जाना, मैं उनके साथ काम ही नहीं करना चाहता, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। वो भी इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, सिचेन को इतना हैरान और परेशान छोड़ के। सिचेन भी वहाँ खड़े अब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी सीधा अपने फार्म हाउस पहुँचते हैं। वो बहुत ही बेचैन होते हैं। वो अपने रूम में जाते हैं, अपने रूम को पूरा देखते हैं। देखते देखते में ही उन्हें अचानक ही बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने रूम का सारा सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो पूरे रूम को पूरी तरीके से मैश्ड अप कर देते हैं। उनके हाथ में भी चोट लग जाती है क्योंकि वो टेबल के बास अपने हाथ से ही तोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें ये सब करके भी सुकून नहीं मिलता है। वो बहुत बेचैन होते हैं, अंदर से वो तड़प रहे होते हैं। उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, उन्हें डर भी लग रहा है, वो बेचैन भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें सुकून बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वो अब अपने नीज पे बैठ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। उनके दिमाग में जज की वो बात रिपीट हो रही होती है और जिससे वांग जी को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। वो अपना दोनों हाथ अपने कान पे रख लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, मैं मेरे बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, मैं उसका फादर हूँ, मेरा हक बनता है, वो मेरे साथ रहेगा, कोई भी मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता, मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना है। वो इतना बोल के चुप होते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो थक के वहीं बैठ जाते हैं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी एक बार में बैठे होते हैं, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, वो अपनी बेचैनी को कम करना चाहते हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे होते हैं। उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही होती है, उनका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा होता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं भूल पाते। वो वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वो थोड़ी देर बाद अपने घर भी पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही फार्म हाउस में एंटर करते हैं, पूरा घर बहुत ही शांत रहता है। घर में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ होता है। वो अपने घर को देखने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे चल के विंग के रूम के पास चले जाते हैं। वो विंग के रूम में देखते हैं, रूम पूरा खाली होता है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है। वो विंग के रूम से निकल के एक दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम के वॉल पे देखते हैं जहाँ पे उनके भाई की बहुत सारी पिक्चर्स लगे होते हैं। वो एक फोटो फ्रेम के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और अपने भाई की फोटो को देखने लगते हैं। उनकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगते हैं। उस फोटो में जिंग्यू एक बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहा है। वांग जी को अपना चेहरा जिंग्यू की फोटो फ्रेम में दिखाई दे रही होती है। उनके आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलते हैं, जिंग्यू, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? मैं सिर्फ तुम्हारी मौत का बदला ले रहा था। विंग की वजह से आज तुम मेरे साथ नहीं हो। ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तुम बताओ, क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है? मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा जिंग्यू, मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? आज तक जो कुछ भी मैंने चाहा मुझे वो मिला है, फिर आज ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुम मुझसे दूर चले गए? तुम मेरे पास वापस आओ जिंग्यू, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है। जिंग्यू प्लीज वापस आ जाओ। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उनकी आवाज अब टूटने लग जाती है। वो अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वांग जी इससे पहले कभी इतना इमोशनल नहीं हुए हैं। ये उनके लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है जब उन्होंने कुछ चाहा हो और उन्हें वो नहीं मिला हो। वो जिंग्यू की फोटो के और करीब चले जाते हैं और उसे टच करते हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। वो अपना सर उस फोटो फ्रेम से टिका लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, भाई। ये आवाज सुन के वांग जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस तस्वीर को देखते हैं। वो तस्वीर स्माइल कर रही होती है। वो अपनी पलकें झपकाती है और बोलती है, भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सच में गलत किया है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि विंग किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? भाई, मैं विंग से प्यार करता था, आपने उससे हर्ट किया। क्यों भाई? क्या मैंने आपको नहीं बोला था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ? मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके साथ रहना चाहता था भाई, और आपने उससे ही हर्ट किया। आपने ऐसा क्यों किया भाई? आप तो ऐसे नहीं थे। आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है।
मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मेरा भाई कभी किसी को हर्ट करेगा। आप मेरे रोल मॉडल हो भाई, आपने ये सोचा भी कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपने बहुत गलत किया है भाई, बहुत ज़्यादा। आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया भाई। मैंने आपसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि मेरा विंग हर्ट हुआ है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी ये सुन के बहुत हैरान होते हैं। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे होते हैं। वो जिंग्यू की ये बात सुन के बुरी तरीके से टूट जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं जिंग्यू, तुम्हें गलत लग रहा है। मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तो बस तुम्हारी मौत का बदला ले रहा था। तो जिंग्यू बोलता है, बट भाई मुझे विंग ने नहीं मारा है, ये बात आप भी जानते हो ना। मैं खुद उसके बिना नहीं जी सकता था, इसलिए मैंने अपनी जान खुद दे दी। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। मैं इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि वो मेरे अलावा किसी और का होगा। मैं टूट गया था भाई, मैंने हार मान ली थी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया भाई? आपने बहुत गलत किया है भाई, बहुत ज्यादा। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊंगा भाई, कभी नहीं। वांग जी सुन के घबरा जाते हैं और बोलते हैं, नहीं जिंग्यू प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझता। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। प्लीज मुझसे मत नाराज हो। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जिंग्यू अब कोई जवाब नहीं देता। वो तस्वीर अब पहले के जैसे हो जाती है। वांग जी उस तस्वीर को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, जिंग्यू मेरे पास वापस आओ, मुझसे बात करो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो जिंग्यू। लेकिन जिंग्यू की अब आवाज नहीं आती है। वांग जी इससे बुरी तरीके से टूट जाते हैं। वो अपने नीज पे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं और बोलते हैं, नहीं जिंग्यू तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते। मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। वो इतना बोल के खूब रोने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग अब अपने न्यू घर में होता है, जिसे उसने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा है। उसके साथ वहाँ पे लैनी भी होती है, चैंग भी होता है, उसके सारे दोस्त भी होते हैं। वो सब विंग की मदद कर रहे होते हैं। विंग हमारा आज बहुत खुश है। लैनी विंग को इतना खुश देखती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो विंग के पास आती है, उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाती है और बोलती है, विंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है ना, हम सब कुछ सेटल कर देंगे। तुम बस यहाँ बैठ के आराम करो। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, बट मॉम मैं करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना था कि मेरा खुद का एक अपना घर होगा। आज मेरा ये सपना भी पूरा हो गया। आज मैंने अपना खुद का घर ले लिया मॉम। लैनी ये सुन के बहुत खुश होती है। वो विंग के फोrehead पे किस करती है और बोलती है, ये तो बस शुरुआत है विंग, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। तुम जो भी चाहते हो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये बच्चा तुम्हारे लिए बहुत लकी है। ये अपने साथ गुड लक लेके आ रहा है। विंग भी सुन के ब्लश करने लगता है। वो अपना हाथ अपने स्टमक पे ले जाता है। लैनी ये देख के स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारा बेबी भी आज बहुत खुश है। वो भी सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन तुम अभी उसे महसूस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। जब वो 3 महीने का हो जाएगा ना, तब तुम उसे फील कर पाओगे। इसीलिए अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। तुम्हें ढेर सारा आराम करना है। तुम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो ना? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। लैनी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो बोलना चाहती है लेकिन झिझक रही होती है। विंग लैनी के फेस को देख के समझ जाता है और बोलता है, मॉम आप कुछ कहना चाहती हैं? लैनी बहुत नर्वस हो जाती है। वो अपनी नजरें चुराने लगती है। तो विंग बोलता है, मॉम आप मुझसे कुछ भी कह सकती है, प्लीज बोलिए क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रही हैं। लैनी विंग की तरफ देखती है और बोलती है, विंग मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम वांग जी से अलग हो गए। तुम्हें उससे छुटकारा मिला, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो पागल है अपने बच्चे के लिए। मैंने ऐसा पागलपन उसमें इससे पहले कभी नहीं देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो अब कुछ और गलत ना कर दे। अगर वो यहाँ आ गया तो। विंग लैनी के दोनों हाथों को होल्ड कर लेता और बोलता है, मॉम आप परेशान मत होइए। मुझे नहीं लगता कि वांग जी यहाँ पे आएंगे। जितना मैंने उन्हें जाना है
उनका ईगो सबसे बड़ा है, वो यहाँ आके अपने ईगो को नीचे नहीं झुकाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। और वैसे भी मॉम, वो यहाँ आ भी गए तो अब वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अब मुझे जवाब देना आता है मॉम, आप बेफिक्र रहिए। मैं अब खुद का और मेरे बच्चे का दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, और इसके अलावा आप तो है ना मेरे साथ। लेनी इमोशनल हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो स्माइल करती है, हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, हमेशा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब से तुम ही मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे माफ करना। ये सब छोड़ो, चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, यहाँ से उठना मत, ठीक है। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। लेनी वहाँ से उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ वांग जी पूरी नाइट नहीं सोए हैं, पूरी नाइट वो रो ही रहे थे और वहीं बैठे रह गए थे उसी रूम में। मॉर्निंग में वो रेडी होते हैं, वो डाइनिंग एरिया में आते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। सर्वेंट उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना देते हैं, लेकिन वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ रेडी होके अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वो अपने कैबिन में जाते हैं तो वहाँ पे सिचैन आते हैं, वो वांग जी को मॉर्निंग विश करते हैं। वांग जी अभी भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते, वो सिर्फ अपने चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। सिचैन डरते हुए उनके पास जाते हैं और उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देते हैं जो कि जियांग्स ने अब कैंसिल कर दी होती है। वांग जी उस फाइल को देखते हैं, इसे देख वो बहुत हैरान होते हैं। वो सिचैन की तरफ देखते हैं, सिचैन अपनी नजरें झुका लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी सर, मैंने उसे समझाने की कोशिश की बट उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि अगर हम उस पे केस करते हैं तो वो केस लड़ने को तैयार है, लेकिन अब वो इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ नहीं करना चाहते। वांग जी उस फाइल को रख देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। सिचैन बहुत हैरान होते हैं कि वांग जी ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। इतना सुन के वांग जी कभी शांत नहीं रहते, वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वांग जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता, वो बहुत ही शांत होते हैं। सिचैन बहुत नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं, सर, और सुयांग ने भी यहाँ से रिजाइन कर दिया, वो अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। वांग जी इस बात का भी कोई जवाब नहीं देते, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। सिचैन बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उन्हें एक अनजाना सा डर सता रहा होता है। उन्होंने वांग जी को कभी इतना शांत नहीं देखा है, और गलतियां तो वांग जी को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। अगर कोई भी स्टाफ थोड़ी सी भी गलती कर दे तो वांग जी बिल्कुल शांत नहीं रहते, लेकिन आज उन्होंने दो इतनी बड़ी बातें सुन ली लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। ये चीज सिचैन को बहुत हैरान कर रही होती है। वांग जी अब अपने चेयर से उठ जाते हैं और अपने विंडो के पास चले जाते हैं। सिचैन भी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो वांग जी बोलते हैं, सिचैन, एक बात बताओगे, क्या मैंने सच में गलती की है। सिचैन ये सुन के चुप पड़ जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि वांग जी के इस सवाल का वो क्या जवाब दे। वो कुछ भी जवाब नहीं देते। वांग जी अब सिचैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सिचैन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ काफी सालों से हो, तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है। सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं, फिर वो अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं, सॉरी सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि आपने यंग मास्टर के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि आप उन्हें पसंद करने लगे थे, उनसे प्यार करने लगे थे। मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके साथ ऐसा भी कुछ करेंगे। मैंने यंग मास्टर की आंखों में आपके लिए प्यार देखा था, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मुझे लगा था कि शायद आप भी कहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आपने गलती तो की है। वो इतना बोल के चुप होते हैं, लेकिन वो बहुत डर रहे होते हैं। वांग जी सिचैन को हैरानी से देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बहुत शांत रहते हैं। फिर वो एक हल्की सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। सिचैन ये सुन के बहुत हैरान होते हैं, वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, बट सर। तो वांग जी बोलते हैं, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। सिचैन भी हाँ में सर हिला देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये दिन भी वांग जी का ऐसे ही निकल जाता है। वो नाइट में घर जाते हैं, उन्हें अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो अपने घर पे रुक ही नहीं पाते, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में विंग अपने घर पे ही होता है, उसके साथ सुयांग होता है और वेंचिंग और वैनिंग होता है। विंग अपने नए डिजाइन पे काम कर रहा होता है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। आवाज सुन के विंग डोर की तरफ देखता है तो वैनिंग बोलता है,
विंग तुम रुको, मैं देखता हूँ। विंग हाँ में सर हिला देता है। विंग जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पे लैनी होती है। वो बहुत सारे सामान लेके आई हुई होती है विंग के लिए। वो अंदर एंटर करती है और बोलती है, विंग देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। विंग लैनी की तरफ देखता है। लैनी बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेके आई हुई होती है। वो सारा सामान विंग के सामने रखती है और बोलती है, ये देखो, मुझे पूरा उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। प्रेगनेंसी में ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। विंग उन सारी चीजों को देख के बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और बोलता है, मॉम ये सब मेरे लिए। लैनी भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ ये सब तुम्हारे लिए। यहाँ पे प्रेग्नेंट तुम्हारे अलावा और कौन है। विंग ये सुन के प्लस करने लगता है तो लैनी बोलती है, तुम्हें पसंद आया ना। विंग स्माइल करता है। वो जाके लैनी को हक कर लेता है और बोलता है, मॉम यू आर द बेस्ट। ये सब मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इसे खाने का बड़ा मन कर रहा था। आपको कैसे पता चला। लैनी अलग होती है और बोलती है, विंग तुम भूल रहे हो, मैंने 2 बच्चे को जन्म दिया है। मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए तो मैं इसे लेके आई। विंग भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक बार फिर से वहाँ की डोरबेल बजती है। सब लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं कि अब कौन होगा। इस बार सुयांग खड़ा होता है और बोलता है, मैं देखता हूँ। वो जाके डोर ओपन करता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। डोर पे वांग जी खड़े होते हैं। वो वांग जी को देख के 2 कदम पीछे ले लेता है। तभी विंग और लैनी भी पीछे मुड़ के देखते हैं। वो भी वांग जी को वहाँ देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। विंग को तो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो अपने सामने वांग जी को देख रहा है। लैनी भी हैरान होती है, लेकिन वो गुस्से में भी आ जाती है। वो आगे जाने लगती है तो विंग हाथ पकड़ लेता है। वांग जी की नजर भी विंग पे जाती है। विंग अपनी नजरें फेर लेता है। वांग जी अब एंटर करते हैं। विंग और लैनी भी आगे चले जाते हैं। वांग जी अपनी मॉम को देखते हैं, फिर वो विंग को देखते हैं तो लैनी बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। वो कोई जवाब नहीं देते। वो एकदम शांत होते हैं। लैनी विंग की तरफ देखती है। विंग भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। वो भी सिर्फ वांग जी को देख ही रहा होता है। वांग जी अभी थोड़े नर्वस नजर आ रहे होते हैं। लैनी से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो फिर से बोलती है, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी नजरें उठा के अपनी मॉम को देखते हैं, फिर वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ अपने बच्चे का ख्याल रखने आया हूँ। अगर तुम मुझे अलाउ करो तो मैं यहाँ तुम्हारे। वो इतना बोल के रुकते हैं एंड फिर बोलते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। तुम पे अपना कोई अधिकार नहीं जताऊंगा, ना ही तुमसे कोई सवाल करूँगा। मैं बस यहाँ रह के अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे यहाँ रहने की परमिशन दोगे प्लीज। ये सुन के हमारी लैनी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये सारे शब्द वांग जी ने बोले हैं। वो बहुत ही शॉकली वांग जी को देख रही होती है। वांग जी की आंखें अभी भर आई हुई होती है। वो अपनी नजरें नीचे ही झुका लेते हैं। वो अब किसी से नजरें नहीं मिलाते। लैनी विंग की तरफ देखने लगती है। विंग भी लैनी की तरफ देखता है। विंग कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन उससे पहले ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, विंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। विंग इस आवाज को सुन के वांग जी के पीछे देखता है। वांग जी भी इस आवाज को सुन के पीछे मुड़ के देखते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ से अब शुरुआत होगी वांग जी की पनिशमेंट की। और मुझे आप लोगों को सॉरी भी बोलना है, क्योंकि मैंने 2 दिन बीच में गैप कर दिया। मैंने कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारी खुद की फैंडम आपस में ही लड़ने लगी है और इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं वांगसन फैन होने के साथ साथ ईजान फैन भी हूँ, लेकिन मैं ईजान को शिप नहीं करती। मैं उन दोनों को एक अच्छा दोस्त की तरह समझती हूँ। शाओजन और वांग यीबो ये दोनों बहुत अच्छे आइडल हैं। मैं उन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इनके फैंस आपस में ही लड़ रहे हैं और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ और इसी चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फैन पेज भी है ईजान का और वहाँ पे ये सब देख के मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। खैर, फिलहाल तो मैं चलती हूँ।
आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे जिन्हें नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।